Assalamu alaikum students, welcome to our today's English class. Today we will be continuing with the summary of God of the Only World written by Imtav Ghosh, a tribute to his friend Aga Shahid Ali. तो मैंने आपसे कल कहा था कि आगा शाहिद अली जो थे वो एक जॉवियल पर्सन थे, वो फुल ऑफ लाइफ थे, वो लाइवली पर्सन थे, डिस्पाइट कि वो जानते थे कि उनकी जो बीमारी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, वो अपने लास्ट स्टेज पे हैं, बीमारी उनका ट्यूमर लास्ट स्टेज पे है, उनकी जो लाइफ है वो अब बहुत कम बची हुई है इस दुनिया में. वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, टू द फुल इंजॉय करते थे. और उनका जो अक्सर बेशतर वेरी ऑफन उनका जो फ्लैट हुआ करता था, उनका जो अपार्टमेंट जो था, उनका जो घर था वो मेहमानों से भरा पड़ा रहता था. उनसे लोग मिलने आते थे, उनके रिश्तेदार मिलने आते थे, उनके दोस्त साहबा मिलने आते थे और उनके घर पे पार्टियों का दौर चलता था, दावत का दौर चलता था. क्योंकि आगा शाहिद अली खान बहुत ज़्यादा फूड लविंग पर्सन थे, कुकिंग उनको पसंद थी. और वो कहते हैं कि ये जो पार्टीज थे, ये जो उनका मिलना जुलना मेल जोल उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से था, ये उनको बिल्कुल भी उनकी तकलीफ है, उनके दर्द का एहसास नहीं कराता था. ये उनका वक्त गुजारने का सही तरीका मालूम होता था. उनको ऐसा लगता था कि जो उनका ये डिप्रेशन उनकी बीमारी की वजह से है, अपनी जिंदगी को खोने का डर जो था, उनको उसका एहसास भी नहीं रहता था. ये जो उनसे मिलने जुलने का चलन रहता था अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्त वगैरह से. और वो कहते हैं कि जो उनका फ्लैट था, उनका अपार्टमेंट जो था, वो ब्रुकलिन शहर के उस जिस ब्लॉक में था या जिस बिल्डिंग में था, वो उसके 7वें माले पे था, 7th स्टोरी पे था. और वहां से उसकी बैल्कनी से या उसकी खिड़कियों से जब उसे ब्रुकलिन शहर की चमकती हुई मतलब बिजलियों पे और उसके बीचों बीच बहते दरिया पे नजर पड़ती थी, तो वो उसे इस बात का एहसास कराती थी या इस बात का ऐसा फील कराती थी जैसे वो गंगा के किनारे बैठे हों, गंगा के घाट पे बैठे हों. घाट का इस्तेमाल इस लेसन में क्यों हुआ है, इस टाइटल में क्यों हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि आगा शाहिद जो है वो उनकी जो फैमिली है वो इस वक्त कश्मीर में सेटल है, काफी सालों से, काफी डिकेड्स वो कश्मीर में सेटल है. बट उनकी जो एंसेस्ट्री है वो लखनऊ को बिलोंग करते हैं, वो बनारस शहर के हैं. और यहीं पे जो आगा शाहिद है वो रिलेट करते हैं इस बात को कि बनारस के गंगा के घाट्स पे जो शाम के वक्त पूजा हुआ करती है, तो वो अमेरिका में बहने वाला दरिया और उस शहर की चमकती हुई बिजलियां और किमकिमे या बल्ब या रोशनियां उसको इस बात का एहसास कराया करती थी कि जैसे वो अपने मुल्क में, अपने देश में, अपनी कौम में वो अपने क्या बोलते हैं उसको, रिवर गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और उनके घाट्स पे बैठे हुए और वहां पे उन बिजलियों के, उन दियों की जो पूजा के लिए जलाए जाते हैं, उनकी चमक, उनकी रोशनी की चकाचौंध उनको ऐसा महसूस कराया करते थे कि जैसे वो अमेरिका में गंगा का नजारा कर रहे हों. और जो आगा शाहिद अली खान है, to him it looked like a god under the glittering lights of the city. उसके लिए वो दरिया, ब्रुकलिन शहर के बीचों बीच गुजरने वाला वो दरिया उसके लिए ऐसा महसूस कराता था जैसे वो कोई घाट है जहाँ पे पूजा हो रही हो दियों के बीचों बीच, जो उस वक्त उस शाम को उन शामों में वहां की बिजलियां चमकती थी, उनको वो पूजा के दियों का एहसास किया कराया करती थी. Shahid was a great lover of good food. Very often people gathered in his apartment and in the kitchen someone would always be cooking or making tea. Shahid always kept track of the progress of the meal that was being cooked. From time to time he would leave his his friends and go to the kitchen to give directions to the cook. Even when his eyesight was failing, he could tell from the smell alone what stage the Rogan Josh had reached. Shahid took personal interest in the preparation of food for the dinner party. He placed a great emphasis on the exact method of the cooking. He would not tolerate any deviation from traditional method and recipes. He had a special passion for the Kashmiri food in the Pandit style. He loved Bengali food also. तो जो आगा शाहिद है, जब इनके मेहमान इनके घर विजिट किया करते थे या उसके बगैर भी इनको बहुत ज्यादा पसंद था किचन में रहना, किचन में वक्त गुजारना, कुकिंग के साथ इनका लगाव था. ये खुद पकाते थे या अक्सर जब इनके मेहमान हुआ करते थे, जो इनका खानसामा होता था, कुक होता था या बटलर होता था, शेफ होता था, ये उनको डायरेक्शंस दिया करते थे या अक्सर मजलिस से उठ के किचन में जाते और खुद
अपनी देख रेख में ये फूड बनाते थे. इवन जब ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी जो लाइट है, इनकी जो आई साइट है वो वीक हो गई या कम हो गई, तब इतना पैशन था इनको फूड के लिए कि ये बता सकते थे कि खासकर रोगन जोश जो एक कश्मीरी डिश है, जो कश्मीरी मुस्लिम्स में और कश्मीरी पंडित्स में भी बहुत मशहूर है, नॉन वेज डिश है ये. तो उसके हर स्टेज को उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है, लगभग घंटा भर लगता है उसको पकाने में. तो उसके उस हर स्टेज को वो जानता था और वो स्मेल से भी बता सकता था कि रोगन जोश की प्रिपरेशन है जो चल रही है वो किस स्टेज पे पहुंची है. और जब भी इनके घर मेहमान आते थे तो ये डिनर या लंच के लिए जो भी वक्त होता था खाने का, ये उनके लिए अपनी देख रेख में उनके लिए फूड तैयार करवाते थे या खुद ही किया करते थे. इनके घर में अक्सर मेहमान आते थे और खाने पीने के इनके घर में अक्सर चलन रहता था. और क्योंकि ये अमिताभ के फ्रेंड बन चुके थे, अमिताभ घोष के जो बंगाली हैं कोलकाता से, इनको बंगाली फूड के लिए, कोलकाता के फूड के लिए, रेसिपीज के लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गई थी. इनको वो भी बहुत ज्यादा पसंद था. द राइटर हैड सम कॉमन टेस्ट्स विद शाहिद. बोथ ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ रोगन जोश. बेगम अख्तर, किशोर कुमार एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, बोथ ऑफ देम हैड common indifference to cricket. Shahid was especially fond of Begum Akhtar's music. He had met Begum Akhtar through a friend when he was a teenager, and she had influenced him deeply. He had a fund of stories about Begum Akhtar's wit and humor. Shahid himself was always witty and full of humor. जो शाहिद है और अमिताभ घोष जो है, इनकी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज थी, इनके बहुत ज्यादा टेस्ट सेम थे. इनको फूड बहुत ज्यादा एक जैसे पसंद थे. रोगन जोश जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम्स का डिश है, और कोलकाता के भी बंगाली के बहुत सारे डिशेस शाहिद को पसंद थे. यकीनन वो अमिताभ घोष से ही उनको पता चले होंगे. और सेम म्यूजिक पसंद करते थे, सेम सिंगर्स को पसंद करते थे. रोशन आरा बेगम की गजलें इनको पसंद थी और किशोर कुमार के सॉन्ग्स इनको पसंद थे. क्रिकेट के लिए दोनों इंडिफरेंस रखते थे. और जो आगा शाहिद अली हैं, वो जो है उन दोनों को रेट्रो मूवीज यानी इंग्लिश हिंदी मूवीज, बॉम्बे फिल्म्स के लिए दोनों की सेम लाइकिंग थी. और चूंकि बेगम अख्तर के सॉन्ग्स इनको बहुत ज्यादा पसंद थे, बेगम अख्तर के बहुत ज्यादा फॉन्ड थे, उनकी गजलें इनको बहुत पसंद किया थी, उनके बहुत बड़े फैन थे. और ये उनसे मिले भी थे जब एक टीनेजर थे. तो ये उनके विट के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा विटी थी, वो बहुत ज्यादा ह्यूमरस थी. और जब ये बेगम अख्तर से मिले थे उस वक्त बेगम अख्तर ने इनको क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था उनकी पर्सनालिटी ने इनको, और इनके सर पे उन्होंने हाथ रखा था. ये सब चीजें, ये सब एक्सपीरियंस वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करते थे. शाहिद वॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ पोएट. ही वॉज पेन्ड एट द स्टडी deterioration of the political situation in Kashmir. It became the central subject of his work. Shahid जो है, being a good human, being music lover, being food lover, being very friendly and social, लेकिन इन सब चीजों से पहले वो एक अच्छे पोइट थे. उनकी जो पोइट्री के उन्वान हुआ करते थे, उनकी जो शायरी के उन्वान हुआ करते थे, क्योंकि मैं आपको बोल चुकी हूँ उनकी फैमिली ने मूव किया था कश्मीर फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड्स से. वो कश्मीर में रहते हैं, इनके एंसेस्टर्स इंडिया को बिलोंग करते हैं, लखनऊ को, लेकिन कश्मीर में चूंकि ये पला बड़ा था, बड़े हो गए थे. तो उस वक्त की डिटीरियोरेटिंग 80s के जो अर्ली 70s एंड 80s के जो या 90s के जो हालात कश्मीर में खराब हुए थे, वो उनसे शाहिद अली खुद रूबरू थे, खुद उन्होंने वो फेस किया था. तो इनके उन्वान जो, इनके जो थीम्स थे, इनके जो लिखने के मेन टॉपिक्स हुआ करते थे, प्लॉट्स हुआ करते थे, वो कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन ही हुआ करती थी. इट बिकेम द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, बट ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पोएट. वो पॉलिटिकल पोएट नहीं थे क्योंकि वो इन हालात में जिए थे, इसलिए उनके बहुत सारी मैक्सिमम पोएम्स में कश्मीर के हालात का जिक्र दिखता है. बट he was not he was a human, he was a poet, he was having a poetic nature. उन्होंने नेचर के बारे में बहुत लिखा है, उन्होंने रोमांटिक पोएम्स भी बहुत सारे लिखे, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में उनको लिखना जरूरी था क्योंकि वो उस दौर में जी रहे थे कश्मीर में. लेकिन वो एक पॉलिटिकल शख्सियत के हामिल, मतलब मालिक नहीं थे. वो पॉलिटिकल शख्सियत नहीं थे, पॉलिटिकल जहन के वो मालिक नहीं थे.
He believed that a poet should have nothing to do with politics. In spite of his anguish at the sad conditions of Kashmir, he refused to act like a victim. वो ऐसा समझते थे कि जो भी शायर है या जो भी ऑथर है उसको पॉलिटिक्स के साथ कोई टच नहीं होना चाहिए, मगर शायर होने के साथ साथ वो एक सिटीजन भी थे कश्मीर के और वो ऐसा जी चुके थे, तो वो समझते हैं कि वो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लिखना है कि वो एक विक्टिम ना हो, विक्टिमाइज नहीं करते थे अपने पोएट्री को एज द सब्जेक्ट ऑफ कश्मीर और एज सिटीजन ऑफ कश्मीर. He remained a firm believer in the separation of politics from religion. He believed in the unity of different religions. In his childhood, he wanted to make a temple in his home. His mother helped him in this. She bought him murtis and other things. For a time, he even conducted pujas at his temple. Shahid's heart was always in Kashmir, though he had left it long ago. When he knew his end was near, he wanted to go to Kashmir and die there, but later he changed his mind due to some reason. देखो, जो आगा शाहिद थे वो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में लिखते थे, लेकिन वो रिलीजन को और पॉलिटिक्स को, मजहब और पॉलिटिक्स को वो कंपेयर नहीं किया करते थे. वो समझते थे कि इनका कोई तालमेल नहीं बैठता, ये अलग अलग दो इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी हैं. और वो एक सेक्युलर टाइप के इंसान थे, सेक्युलर माइंडेड पर्सन थे. वो मुस्लिम तो थे, लेकिन वो हर एक मजहब के लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट रखते थे. इसका जो है प्रूफ वो इस बात से मिलता है कि जब शाहिद अपने टीन एज में थे, उन्होंने एक बार अपनी माँ से इस बात का इजहार किया था कि वो चाहता है कि वो अपने रूम में, अपने घर में एक मंदिर बनाए, और उनकी माँ ने इस बात की इजाजत भी दी थी और उनके लिए कुछ मूर्तियां या पूजा वगैरह की सामग्री या सामान भी खरीदा था. और शाहिद अक्सर पूजा भी किया करते थे. और जो शाहिद है लेटर ही वो कश्मीर को बिलोंग करते थे, वो कश्मीर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे. ऑल्दो अब उन्होंने मूव किया था, अब उन्हें माइग्रेट किया था फॉर जॉब पर्पस टू यूएस, बट वो चाहते थे अपनी जिंदगी के लास्ट आखिरी आयाम में वो चाहते थे कि वो कश्मीर वापस चले जाएं. वो समझते थे कि वो बीमार हैं, उनको अब चले जाना है. वो समझते थे कि वो ऐसा फील करते थे, ऐसा चाहते थे, ऐसे डिजायर उनकी थी कि वो वापस कश्मीर जाए और वहीं पे वो सुकून से मर जाए और वहीं पे उनका मदफून हो. बट ऐसा नहीं हो सका, किसी रीजन की वजह या किसी खास वजह से उनको वहीं पे रुकना पड़ा और वहीं पे वो चले गए, गुजर गए. On 5th May 2001, the writer had a telephone conversation with Shahid. The doctors had given him up all hopes. They gave him a year or less. The last time the writer saw Shahid was on 27th October 2001. Shahid was then at his brother's house. He was aware of his approaching end and he had made his peace with it. There was no traces of any anguish on his face. Shahid had said he had made his peace with it. There was no trace of any anguish on his. Shahid had said once to the writer, I love to think that I will meet my mother in the afterlife. If there is an afterlife, Shahid died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8th December 2001. 5 मई 2001 को शाहिद जब बहुत ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, वहां पे डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया कि अब शाहिद बहुत ज्यादा बीमार है और ये अपने वर्ज पे, अपने एंड के लिए है. अभी क्या बोलते हैं, महीने या 6 महीने या साल गुजार सकेंगे. इस बात को शाहिद ने बहुत ज्यादा दिल से एक्सेप्ट किया था एंड ही वाज पीस विद इट. इस बात से वो समझता था कि अब उनका आखिरी वक्त आन पड़ा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम थे, वो समझते थे, वो मैच्योर हो चुके थे. इस बात को उन्होंने अच्छे से तस्लीम किया था. फिर भी वो समझने की, ये जानने के बावजूद कि वो इस दुनिया से जा रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई भी ट्रेस, कोई भी निशान, कोई भी नक्श या कोई भी दुख इस बात का नहीं था कि वो जा रहे हैं. शाहिद ने एक बार राइटर यानी अमित से कहा था कि आई लव टू थिंक, मुझे अच्छा लगता है ये सोच के, दैट आई विल मीट माई मदर, कि मैं जब मरूंगा, मैं जल्दी मरने जा रहा हूँ, मैं ये दुनिया छोड़ के, कि मैं वहां पे अपनी माँ से मिलूंगा इन द आफ्टर लाइफ, कि मरने के बाद जो हमारी जिंदगी है मैं वहां पे अपनी माँ से मिलूंगा, क्योंकि उनकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी. इफ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, अगर सच में वहां पे कोई दूसरी जिंदगी यानी आखिरत में जब अगर हमें फिर से उठना, तो वहां पे मैं अपनी माँ या बरज़ख में अपनी माँ से मिलूंगा. शाहिद died peacefully in his sleep at 2 a.m. on 8th December 2001.
ये बात उन्होंने ये अपनी माँ से मिलने की बात उन्होंने 27 अक्टूबर को की थी, जो कि शाहिद की और इम्तियाज घोष की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद से अक्टूबर के 27 से लेके 8 दिसंबर तक उनसे इम्तियाज घोष नहीं मिले थे। 8 दिसंबर 2001 में सुबह के 2 बजे शाहिद नींद में ही उनकी मौत वाक़ा हो चुकी थी। The writer felt a great void after Shahid's death. He was amazed that so brief a friendship had resulted into so vast a void. The writer says that often when he walks into his living room he remembers Shahid's presence there. ये कहता है कि राइटर अब जब शाहिद जा चुका है, मतलब 2008-2001 के बाद, फिर उसके बाद अमिताभ घोष कहता है कि जब भी मैं शाहिद के बारे में सोचता हूँ तो मैं अमेज्ड फील करता हूँ, मैं वंडरफुल फील करता हूँ, मैं सरप्राइज फील करता हूँ कि कितना कम समय हमारा फ्रेंडशिप को मिला, हम कितनी छोटी लाइफ स्पेन थी हमारी दोस्ती की, लेकिन इतना छोटा स्पेन होने के बावजूद अब जब शाहिद उसके साथ नहीं है तो कितना बड़ा खला, कितनी बड़ी जगह उसने, कितना बड़ा वाइड, कितनी बड़ी कमी उसने अमिताभ घोष की जिंदगी में कर दी है। वो सब कहता है कि जब भी वो अपने घर के लिविंग रूम यानी लॉन्ज में या अपने ड्राइंग रूम में जब वो घूमता है या चलता है तो उसे अक्सर शाहिद याद आता है, क्योंकि जब भी वो अमिताभ घोष से वहां मिलने जाया करता था तो वो उसी रूम में बैठते होंगे, जाहिर सी बात है। तो वो कहता है कि उसके ख्यालों में, उसके मन में अक्सर शाहिद की वो बातें गूंजती रहती हैं और उसका वो चेहरा उसके सामने होता है और वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बेशुमार अपने दोस्त को आगा शाहिद अली खान को मिस करते हैं। तो ये था a brief account of Agha Shahid's life written by his friend Amitabh Ghosh। तो इसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे व्हाट इम्प्रेशंस ऑफ शाहिद डू यू गैदर फ्रॉम दिस पीस के, इस जो ये आपने बायोग्राफिकल पीस पढ़ा, इससे क्या इम्प्रेशन आपके ऊपर शाहिद का पड़ा कि वो कैसी शख्सियत का हामिल था, वो कैसी इंडिविजुअलिटी थी। तो दूसरा, शाहिद हमें पता है क्योंकि वो एक पोइट थे और वो श्रीलंका को बिलोंग करते थे, वो मूव किया था, उन्होंने माइग्रेट किया था उन्होंने 1975 में अमेरिका, because he worked as a teacher there in some universities। और फरवरी 2000 में उनका अचानक से ब्लैकआउट हुआ और टेस्ट करने पे, चेकअप करने पे ये कंफर्म हुआ कि डायग्नोज हुआ कि उनका ब्रेन कैंसर है। उसके बाद उन्होंने मैनहट्टन सिटी से उन्होंने ब्रुकलिन शिफ्ट किया अपनी बहन के पास, और जो राइटर हैं वो वहाँ पे, ये अमिताभ घोष, वो भी वहाँ पे रहते थे, क्योंकि वो उससे पहले भी आगा शाहिद अली खान को जानते थे वो, लेकिन गायबाना तारुफ उनका था, उनकी किताबें, उनकी तसानीफ को पढ़ के उन्हें उनके बारे में कुछ पता चला था, चंद बातें पता चली थी, और उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, उनसे उनका कुछ इंट्रोडक्शन उनका हुआ था। लेकिन जब ब्रुकलिन शहर शिफ्ट किया तो ऑलरेडी वहां पे अमिताभ घोष मौजूद थे, वो प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे थे, फिर वो अच्छे नेबर्स और अच्छे दोस्त वहां पे बन गए। Shahid was very cheerful and lively, मैंने आपसे पहले भी कहा है। He enjoyed hosting evening parties at his apartment. He said it left him no time to be depressed for his illness. His end came on 8th December 2001. He died peacefully in his sleep at 2 a.m. दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आया भी है, How does आगा शाहिद अली face death? तो बहुत करेजसली, बहुत ही मैच्योर तरीके से उन्होंने, मैच्योर जहन के वो मालिक थे, तो उन्होंने बहुत करेजसली अपनी डेथ को फेस किया। उन्होंने बीमारी शुरू होने से लेकर डेथ के टाइम तक उन्होंने अपनी जिंदगी का हर मोमेंट एंजॉय किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्या बोलते उसको, रिश्तेदारों के साथ उन्होंने वक्त यहाँ समय बिताया। उनने ये जो अमिताभ घोष है इनके साथ बहुत अच्छी बात है कि अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने सब कुछ वहाँ पे शेयर किया, और ज्यादातर टाइम वो अपने अपार्टमेंट में ही उसके बाद रहे। तो ये कुछ चंद क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डायस्पोरा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम दिस पीस?
तो डायस्पोरा वर्ड जो है, लफ्ज जो है, इसकी क्या मीनिंग है, और इंडियन डायस्पोरा जो इस पीस में एक जगह आया है, इसका क्या मतलब है. जो ये वर्ड डायस्पोरा है, इट मीन्स द पीपल ऑफ अ नेशन हु हैज सेटल्ड इन अदर कंट्रीज. फ्रॉम दिस पीस वी कम टू नो दैट अ नंबर ऑफ इंडियंस हैव सेटल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वेस्ट, स्पेशली अमेरिका एंड इंग्लैंड. Aga Shahid, his brother and two sisters, Suketu Mehta, and the writer from a part of Indian diaspora form part of Indian diaspora in America. Diaspora means Indian diaspora means यहाँ diaspora जब किसी देश के, किसी कौम के कुछ बंदे सक्सेस के लिए या काम के सिलसिले में किसी और पर्पज से माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स वेस्ट या यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका एंड इंग्लैंड. तो इंडियन डायस्पोरा का यही मतलब है कि यही इसी अकाउंट में हमें बहुत सारे, जैसे सुकेतु मेहता है, जैसे अमिताभ घोष है, जैसे खुद आगा शाहिद की दो बहनें, ऑलरेडी एक भाई और खुद आगा शाहिद वहां पे सेटल हुए थे. तो इसको इंडियन डायस्पोरा, इसकी टर्मिनोलॉजी में इसको इंडियन डायस्पोरा दिया गया है. His two sisters, the writer and Suketu Mehta were the other two Indians who had settled. These people, though living in another land, never forgot about their roots. These Indians felt a sense of unity and kept meeting each other on various occasions. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में इस पीस से आप लेसन से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. प्लीज यू गो थ्रू दिस एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इंशाल्लाह हम जल्द ही नए लेसन या नए लेक्चर में मिलेंगे, जो कि लास्ट लेसन बचता है आपके टेक्स्ट का, और वो है द ओनली प्ले द प्रपोजल फ्रॉम योर टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट ऑफ क्लास 10. इंशाल्लाह जल्दी ही हम उसका लेक्चर भी आप तक पहुंचाएंगे. Till then, have a nice time.